हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर जनरल साइंस के अंदर अपन ने ओम का नियम किया था और ओम के नियम का एक फॉर्मूला अपन ने याद किया है कि V समानुपाती I। शायद सबके याद है कि V होता है वो समानुपाती किसके होता है, I के होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू करंट यानी I। इसी को फिर अपने लिखा था V इक्वल टू IR लिखा था। R को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये अपन ने बात की थी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अपना ओम इंटू मीटर होता है, ये भी अपन ने बात कर ली थी। ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी अपन ने बात कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखना, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। फिर आज अपन बात करेंगे, इस R की बात करेंगे, R के संयोजन की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 प्रतिरोधों का संयोजन, नंबर 2 अपन बात करेंगे घरेलू परिपथ, नंबर 3 अपन बात करेंगे फ्यूज तार। ये 3 टॉपिक कम से कम अपन बातें करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मेरे हिसाब से सब लोगों को मालूम है कि प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, नंबर 1 पहला जो संयोजन है वो आपका कहलाता है सीरीज यानी श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर अगर आपका प्रतिरोध एक के बाद में एक जुड़ा हुआ हो तो ये आपका श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। डायग्राम के अंदर देखो, आप ऐसे लिखोगे, ये पहला प्रतिरोध जोड़ दिया, जैसे दूसरा ये जोड़ दिया, तीसरा आपने ये जोड़ दिया। माना कि ये प्रतिरोध आपका R1 है, ये प्रतिरोध आपका R2 है और ये प्रतिरोध आपका R3 है। फिर बाद में इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए आप एक सेल जोड़ देते हो, तो ये सेल जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दी, ये कर दिया। आप सब लोगों को मालूम है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। परिपथ के अंदर धारा की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर होती है। अब देखो, मेरे हिसाब से ये डायग्राम सबको मालूम था, इसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो भी सबको मालूम है। यानी पहला जो बनता है वो इसमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर आपका हो जाएगा, जितने भी प्रतिरोध हैं वो जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है। इसमें देखो ये कैसे है, अगर वो सीखना चाहो तो वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से जनरल साइंस के अंदर इतना याद कर लोगे तो सफिशिएंट अपने लिए। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, श्रेणीक्रम में प्रतिरोधों को अपन जोड़ते हैं और जोड़ने पर आपको परिपथ का प्रतिरोध मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो देखो, श्रेणीक्रम में जो प्रतिरोध है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। आपको देखो परीक्षा में सही इस लाइन का क्वेश्चन, ये तो आपका यूं बनेगा कि 3 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध रखे हैं, चलो क्वेश्चन बाद में करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन याद हो गए आपके। तीसरी बात यह है कि अगर आपने यहां धारा I डाल दी तो इसमें भी धारा I होगी और इसमें भी धारा I होगी और इसमें धारा I होगी या नहीं होगी। तो देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि श्रेणीक्रम में जो आपका संयोजन है श्रेणीक्रम, और उस श्रेणीक्रम में धारा का मान नियत रहता है, धारा का मान नियत रहता है। या फिर मैं इसी लाइन को ऐसे बोल सकता हूं कि श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। क्या 3 बातें याद होगी। इसमें देखो यह तो आएगा डायरेक्ट परीक्षा में आएगा तो कि श्रेणीक्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है। ए में लिख देगा वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, इस प्रकार से वो लिखेगा। तो आप लोग क्या करोगे कि श्रेणीक्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये आपकी याद हो गया। फिर बात आती है, ये क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के रूप में आएगा, और न्यूमेरिकल देखो क्या बन सकता है। एक एग्जाम्पल भी मैं यही कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल ये बन सकता है कि आपको ये दे देगा, एक दे दिया कि 1 ओम, 2 ओम और एक दे दिया 4 ओम
का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होगा, का श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां मैंने 3 लिखे हैं, हो सकता है परीक्षा के अंदर 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए। तो श्रेणीक्रम के अंदर आपको तुल्य निकालना है तो आपको क्या करना होता है, इनका सबका योग करना होता है। 1 2 4 बराबर कितना हो गया आपका 7 ओम हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर बाद में एक अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो आपके पास में 2 प्रतिरोध है, एक तो 2 ओम है, एक 3 ओम है। तो इनको किस प्रकार से जोड़ें, किस प्रकार जोड़ें कि परिपथ का प्रतिरोध अधिकतम हो, परिपथ का प्रतिरोध अधिकतम हो। तो देखो आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप कौन से क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। फिर बाद में आपसे पूछ रहे कि अधिकतम कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में आप जानते हो क्या होता है, R = R1 + R2। तो यह आ जाएगा आपका 2 + 3 बराबर कितना हो गया आपका 5 ओम हो गया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे एक न्यूमेरिकल बन सकता है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि श्रेणीक्रम संयोजन के लिए आपने एक लाइन ये सीखी है कि धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो भाई ये कंप्लीट है। इसके बाद में दूसरा संयोजन कहलाता है आपका समांतर। क्या कहलाता है, समांतर संयोजन, या फिर पार्श्व बोल दो, या इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। और इस पैरेलल संयोजन के का जो तरीका है वो इस प्रकार से है, एक प्रतिरोध आपका ये जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध आपका ये जोड़ दिया, तीसरा प्रतिरोध आपका ये जोड़ दिया। तो ये समांतर है नहीं है। मैं 3 प्रतिरोध जोड़ता हूं, कोई जरूरी नहीं है 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको किससे जोड़ दूं, इसको किसी उससे जोड़ दें, बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज माना कि V है, ये सिरा इसका प्लस होता है, ये माइनस होता है। परिपथ में धारा किधर जाएगी, यूँ जाएगी, प्लस से बाहर निकलेगी और यूँ आ जाएगी। आपको साफ साफ लग रहा है, पहला प्रतिरोध माना कि R1 है, दूसरा कितना है R2 है, और तीसरा कितना है R3 है। जब ये धारा I यहाँ पहुँचेगी तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। माना कि इसमें से धारा चलेगी I1, और इसमें से धारा चलेगी I2, और इसमें से धारा जाएगी कितनी I3। कल ही ओम के नियम में अपन ने बात की थी कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इससे पहले वाले वीडियो में लिखा है। तो आपने इससे आप क्या सीखोगे, R ज़्यादा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ आप क्या सीख सकते हो कि अगर R1 का मान कम है तो I1 का मान ज़्यादा होगा। अगर R2 का मान सबसे ज़्यादा है तो धारा का I का मान क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यानी उल्टे हैं दोनों। बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में इसके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि टोटल धारा I है वो तीनों का योग होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है शायद आपको, I = I1 + I2 + I3। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और है तो और चलते जाएंगे। फिर बाद में इसमें जो तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध आपको मैक्सिमम प्राप्त हुआ था। इसमें तुल्य प्रतिरोध है वो आपका न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। ये भी याद हो गया सबके। और चौथी जो बात है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें V का मान नियत रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी समांतर क्रम जो है, पार्श्व क्रम जो है, उसमें आप ये बोलोगे कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, ये प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान क्या रहता है, नियत रहता है। विभवांतर का मान क्या रहता है, नियत रहता है। हाँ भाई समझ आ गया, ये बताओ पहले तो। इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये क्वेश्चन इतना नहीं आएगा आपके जनरल साइंस में। एक तो ये आ सकता है, इसमें आपके 2 प्रतिरोध हो तो क्या लिखेंगे। अगर मात्र 2 प्रतिरोध होते तो मैं क्या लिखता, 1/R = 1/R1 + 1/R2। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये एलसीएम आ गया आपका R1 और R2, और इधर लिखा जाएगा R2 + R1। तो यहाँ से R बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 R2/R1 + R2। तो आप ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो।
इतनी बात याद हो गई होगी है। अगर ये याद हो गई तो इसका 2 क्वेश्चन बता दो मात्र मेरे को। पहला क्वेश्चन तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, समांतर संयोजन के अंदर कौन सी राशि नियत रहती है, तो आप ये बोलोगे वोल्टेज नियत रहता है। श्रेणी क्रम के अंदर क्या नियत रहता है, करंट का मान नियत रहता है। ठीक है, फिर आपको ये दे दिया कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ये आपके समांतर, ये ऐसे बोल दिया कि इनको किस प्रकार से जोड़ें कि न्यूनतम प्राप्त हो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, किस प्रकार से जोड़ें। तो न्यूनतम का नाम लेते ही आप इनको जोड़ोगे पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, और पार्श्व क्रम के अंदर अपन लिखते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और इसका जोड़ बाकी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बात मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ें कि अधिकतम प्राप्त हो, तो आप श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाओगे। 3 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध जो भी हैं उनको मिनिमम प्राप्त करना है तो उनको कौन से क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो भाई इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट होता है। फिर बाद में एक न्यूमेरिकल और करते हैं बढ़िया सा, और उस न्यूमेरिकल के अंदर वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए लेकिन दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। आपका परीक्षा में एक एग्जाम्पल आ गया कि एक प्रतिरोध तो ये जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया, फिर इसके साथ एक ये बैटरी जोड़ दी, बैटरी का वोल्टेज माना कि 5 वोल्ट है, ये प्रतिरोध आपका क्या है 10 ओम का है, और ये प्रतिरोध आपका है सपोज करो 20 ओम का है। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा परिपथ में धारा, परिपथ में धारा फाइंड आउट करो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में से किसी एक पर, इन दोनों में से किसी एक पर विभवांतर, तो मैं बोल रहा हूं कि 20 ओम पर विभवांतर फाइंड आउट करो। ये 2 क्वेश्चन आपको से पूछे हैं। पहले वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी को इतना हार्ड नहीं लगेगा, सेकंड वाले में हमेशा डाउट होती है। परिपथ के अंदर प्रतिरोध किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हों, कुछ भी पूछा हुआ हो, आपको पहला काम करना है कि तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि तुल्य प्रतिरोध निकालें। आपको शायद ये दिख रहा है साफ साफ कि प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2। R आपका दे रखा 10 और ये दे दिया आपको कितना 20, कितना हो गया आपका 30 ओम हो गया। फिर बाद में बैटरी कितनी दे रखी है आपको, V आपको दे रखा है 5 वोल्ट, क्या दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है। फिर ओम के नियम से अपन जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R होता है, ठीक बात है। V का मान आपने रखा 5 और इसका मान कितना है 30, तो शायद एक काटपीट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/6 एम्पियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया भाई। अब देखो आपको ये ध्यान देना है कि यहां भी धारा I है और यहां भी धारा क्या है I है, आपको इस पर विभवांतर निकालना है। तो देखो 20 ओम पर अगर आपको विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का सूत्र आपके पास में ये तो होता है V बराबर IR। जब मैं I की बात करता हूं तो I तो सबके लिए 1/6 है, यहां भी 1/6 और यहां भी क्या है 1/6, वो निकाल रखा। इसके लिए R का मान आपको कितना दे रखा है 20 ओम, और इनका गुणा भाग करते हैं, देखो 20/6 और इसका काटपीट जब करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 10/3 वोल्ट हो गया आपका, 10/3 वोल्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया अपना बढ़िया सा। मेरे हिसाब से समझ आ गई है सारी बातें। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन अपने गलत नहीं हो जाएंगे। और भाई बीच में कुछ बात और बताऊं, कई लोग टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनको मेरी एक ही सलाह है, टाइम इज सो प्रीशियस। आपने एक बात सुनी, टाइम एंड टाइड, किसी का वेट नहीं करते हैं, टाइम एंड टाइड। तो अगर आप इनको वेस्ट कर दोगे तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा, इतनी सी बात है। पढ़ाई का तो ये है, देखो पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई कभी कैंसिल नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। पढ़ाई आपके
काम में ही आएगी हमेशा। अब नहीं तो कल आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाए, आएगी पढ़ाई काम में। ठीक है ना। सबसे बड़ी संपत्ति अगर है तो एजुकेशन है, अगर आप ले सको तो। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक करता हूँ। अगले टॉपिक के अंदर बात कर लेते हैं घरेलू परिपथ। अब कई लोग या कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि एक ही स्विच से अगर ऑफ कर दें तो वो श्रेणी क्रम होता है। तो ये देखो तरीका थोड़ा गलत है। अगर मैं एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया, ये कौन से क्रम में है? शायद श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, सबको पता है। एक स्विच मैं यहाँ लगा देता हूँ, अगर इस स्विच को मैं ऑफ कर दूं तो सारे बल्ब आपके एक साथ क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के अंदर भी आप एक स्विच के द्वारा सभी बल्बों को क्या कर सकते हो? ऑफ कर सकते हो। तो ये तरीका आपका गलत है। ठीक है ना। यानी कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक ही स्विच से अगर बल्बों को बंद कर दिया जाए तो वो कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि घरेलू परिपथ, ये दो चीज एक साथ याद करो कि चलो पहले अलग अलग लिखता हूं। घरेलू परिपथ है, घरों के अंदर जो अपने बल्ब हैं, एसी, फ्रिज जो भी है, वो कौन से क्रम में जुड़ता है? पार्श्व क्रम में जुड़ते हैं, पार्श्व या समांतर क्रम में। बात क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं, नगर पालिका की लाइट, नगर पालिका की लाइट, इसमें डाउट करते हैं बहुत सारे लोग। ये भी आपके कौन से क्रम में होते हैं? पार्श्व क्रम में ही होते हैं। नगर पालिका की लाइट के लिए मैं बार बार समझाता हूं कि एक स्विच का कोई मतलब नहीं है। अगर देखो नगर पालिका की लाइट श्रेणी क्रम में होती तो इस प्रकार से होती इस प्रकार से। एक और जोड़ देता हूं। अब होता क्या है, इसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता तो क्या ये करंट आगे जा पाता? एक बल्ब फ्यूज होता तो सारे के सारे ऑफ हो जाते। लेकिन क्या आप मार्केट में जब घूमते हो तो 10 लाइट ऑन है, बीच में एक लाइट फ्यूज पड़ी रहती है? होता नहीं होता ऐसे कुछ? तो कहने का मतलब है ये श्रेणी क्रम में नहीं होती हैं। कौन से क्रम में होती हैं? समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में होते हैं। पहला क्वेश्चन आपने याद कर लिया। फिर बाद में अपने घरों में कौन सी करंट आती है? घरों में आने वाली धारा, मैं इससे पहले वाले किसी वीडियो के अंदर बार बार रिपीट कर चुका हूं कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अपन एसी काम में लेते हैं, डीसी काम में नहीं लेते हैं। ठीक है। बैटरी और सेल से अपन क्या प्राप्त करते हैं? डीसी प्राप्त करते हैं। चलो फिर अगला है कि एसी की आवृत्ति कितनी होती है? मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर फिक्स बात बताई थी कि भारत में एसी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित करते हैं तो एक चीज़ नियत रखी जाती है, उसको बोलते हैं आवृत्ति को नियत रखा जाता है। और यह आवृत्ति पहले बता चुका हूँ 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब भी पहले बताया था कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है? 50 चक्कर पूरे करती है। इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है, एक चक्कर में 2 बार दिशा बदलती है, एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलती है। एक बार दिशा बदलने के लिए 1/100 सेकंड का समय लगता है। पहले वाले वीडियो में हो चुका है सारा काम। फिर बाद में अपन लिखेंगे घरेलू एसी की वोल्टता। घरेलू एसी की वोल्टता का जब क्वेश्चन आता है तो आप करोगे 220 वोल्ट। हालांकि आजकल जो बिल है उसके अंदर क्या लिखा आता है? 230 लिखा आता है। तो मेरा कहना यह है कि 220 आपको दिखाई नहीं दे तो आप क्या करोगे? 230 करोगे। तो इसका पहला आंसर क्या लिखा आपने? 220 वोल्ट लिखा। बात क्लियर होगी है सबके? तो भाई ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आगे देखो, अपनी एक सजावटी लाइट होती है, सजावटी लाइट कौन से क्रम में होती हैं? ये आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। इसके बाद में टॉर्च के सेल देखे होंगे आपने, टॉर्च के सेल, ये भी कौन से क्रम में होते हैं? आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। फिर बाद में देखो, घरों के अंदर आपके बहुत सारे बल्ब लगे हुए होंगे, कोई 100 वाट का, कोई 50 वाट का। रोशनी ज़्यादा कौन सा देता है? तो आप बताओगे कि जिसका वो वाट ज़्यादा है, यानी जिसकी पावर ज़्यादा, वो रोशनी ज़्यादा देता है। तो घरों से संबंध रख के आप ये सीखोगे
क्या सीखोगे कि समांतर क्रम में ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देता है। मैंने क्या बताया कि घरेलू परिपथ समांतर क्रम में और समांतर क्रम में ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देता है। श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या लिखूं, यह आपका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में लिखोगे ज्यादा वाट का बल्ब क्या करेगा, कम रोशनी देगा। ये बात भी क्लियर होगी सबके। चलिए भाई, घरेलू परिपथ की बात अपन ने कंप्लीट कर ली। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। घरेलू परिपथ में सबसे पहले आपने सीखा कि नगरपालिका की लाइट और घरेलू परिपथ दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। फिर आपने ये सीखा टॉर्च के सेल कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। सजावटी लाइट है वो कौन से क्रम में होती हैं, श्रेणी क्रम में होती हैं। कंफर्म याद हो गया सबके। इसके बाद में आपने ये सीखा, और कौन सा किया था, हाँ आपने ये सीखा घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी होती है, एसी होती है। फिर आपने ये सीखा कि भारत में प्रत्येक स्टेट में जो एसी है उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। फिर घरेलू परिपथ घरों के अंदर जो एसी आती है उसका वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है। फिर बाद में आपने और क्या सीखा होगा, और ये सीखा समांतर क्रम में ज़्यादा वाट का बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है और श्रेणी क्रम में ज़्यादा वाट का बल्ब क्या करता है, कम रोशनी देता है। अब 2 क्वेश्चन हैं, ये थोड़े हायर लेवल के हैं। तो हायर लेवल का मतलब है आर्मी, टेक्निकल और रीट वालों के लिए है। मैंने बात किया कि घरेलू परिपथ में वोल्टा का मान या वोल्टेज का मान है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ये बात की है मैंने। ये मान जो होता है ये होता है आरएमएस मान। कौन सा मान होता है, आरएमएस मान होता है। आरएमएस को अगर पूरा लिखें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। तो आपसे पूछे कि ये कौन सा मान है, आरएमएस मान है। ठीक बात ना। अच्छा, इसके बाद में देखो घरेलू एसी का शिखर मान। शिखर का मतलब होता है मैक्सिमम मान, और ये मैक्सिमम मान होता है प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक होता है। तो आप इतना लिख सकते हो इसको, प्लस माइनस 311 वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, एसी है वो यूं सप्लाई होती है, आधा चक्कर ये आधा चक्कर ये। अच्छा, फिर मैं पहले वाले वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं कि एसी का जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू पर चक्कर एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसी कारण एसी को मापने के लिए आप डीसी ऑपरेटर्स काम में नहीं ले सकते। ठीक है ना। एसी मापने के लिए जो उपकरण होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर जो भी हैं, वो कौन से होते हैं, अलग ही टाइप के होते हैं। ठीक है ना। वो आपको कौन सा मान बताते हैं, आरएमएस मान बताते हैं। अच्छा, आपसे पूछे इनका शिखर मान, देखो शिखर मान ये है, ये तो आपका 311 और ये आपका क्या है, माइनस 311 है। तो ये यहाँ पर ये और रामायण करने की वजह आपने क्या 3 क्वेश्चन क्या सीखे कि एसी का प्रति चक्कर औसत मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 होता है। आपसे पूछे जो कि अपने लिखते हैं कि 220 वोल्ट, वो एसी का कौन सा मान है, तो आप बोलोगे आरएमएस मान है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में जो घरेलू घरों के अंदर जो एसी आती है उसका शिखर मान कितना होता है, तो आप बोलोगे प्लस माइनस 311 वोल्ट होता है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका। अब बात देखो, कई लोगों को याद नहीं रह पाता, फिर भी अब मैं बात करता हूँ श्रेणी क्रम में आपने क्या क्या जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम के अंदर सबसे पहले तो आपने एक जोड़ा था एमीटर, वहां भी लिखा था मैंने। एमीटर के बाद में जब आज की जब बात करता हूं तो टॉर्च के सेल, क्या थे, टॉर्च के सेल। फिर बाद में मैंने बताया था सजावटी लाइट। सजावटी लाइट है वो भी कौन से क्रम में होती हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। इसके बाद में एक और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फ्यूज तार, शॉर्ट में बोलो तो फ्यूज। ये चारों के चारों कौन से क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, सीरीज में जुड़ते हैं। फिर बाद में आता है समांतर। समांतर क्रम के अंदर एक तो जोड़ा जाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बाद में घरेलू परिपथ, ये थोड़ी देर पहले जिक्र किया है।
फिर बाद में आप कर सकते हो नगर पालिका, नगर पालिका की लाइट। ये कौन से क्रम में होते हैं? ये होती हैं समांतर क्रम में होती हैं। तो एक साथ आपने ये सीख लिया होगा। अगला टॉपिक अपन बात करते हैं फ्यूज तार या केवल फ्यूज। देखो कई बार क्या होता है कि भाई लाइट अपने तारों के द्वारा आती है, वो तार टच हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। साइंस में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने पर क्या बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, करंट आ जाता है, तो अपने ऑपरेटर्स हैं, उपकरण जो परिपथ जो जल सकता है। तो देखो सबसे पहले थोड़ी सी बात, 2 क्वेश्चन। एक तो मैंने बोला शॉर्ट सर्किट, आप हिंदी में बोल सकते हो लघुपतित। लघुपतित याद नहीं रहेगा, शॉर्ट याद कर लो। शॉर्ट सर्किट होने पर आप क्या करते हो? श्रेणी क्रम में तार जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में फ्यूज तार जोड़ते हैं। बस इतनी सी बात है। अब होगा क्या, देखो ये तार हैं, अच्छा ये अपने कुछ लगे हुए हैं, मान लो ये दोनों तार यहाँ टच हो गए, करंट यूँ जा रहा था, फिर यूँ घूम के यूँ आ रहा था। पहले करंट आगे तक यूँ घूम के यूँ आ रहा था, अब करंट आगे नहीं जाएगा, सीधा यहीं से आ जाएगा, तो करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा इधर इधर। करंट ज़्यादा होते ही वो तो बच जाएंगे, ये आपका उपकरण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो करते क्या हैं, इसके बीच में यहाँ पर एक डब्बा सा आपने देखा होगा। अगर कुएं की बात करूँ तो कुएं पे 3 डब्बे से लगे हुए आते हैं, क्या बोलते हैं वो अलग बात है। इनको, इसके अंदर जो तार है, इस तार को क्या बोलते हैं? फ्यूज तार बोलते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ डेफिनेशन के अंदर। तो आप ये लिखो, विद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट होने पर, लघुपतित होने पर या फॉल्ट आने पर विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए फ्यूज तार को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज तार को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन तैयार हो गया, फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। फिर बाद में ये क्या करता है? परिपथ को जलने से बचाता है, जलने से बचाता है। कैसे बचाता है? थोड़ी देर पहले मैंने बात की, ये एक डब्बा सा जोड़ दिया, फ्यूज है यहाँ पर, ये मान लो करंट यूज आ रहा है। अगर ये करंट जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा, ये आपका पिघल जाएगा। जैसे ही पिघलेगा तो ये तार खत्म हो गया, टूट गया, तो ये करंट इधर से इधर नहीं जा पाएगा, और करंट नहीं जा पाएगा तो आगे जो भी उपकरण लगे हुए हैं सारे सेफ बच जाएंगे अपने पास में। तो इस प्रकार से जलने से बचाता है। तो ये अपने याद हो गया होगा। क्वेश्चन अब आगे क्या बनता है वो सुनो 1 मिनट के लिए। पहला क्वेश्चन एक ठीक ठाक सा कर लिया है कि श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आगे ये इसकी विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विशेषता। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि फ्यूज तार जल्दी पिघल जाता है। फ्यूज तार जल्दी पिघलता है यानी ये इसका गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है? कम होता है। और श्रेणी क्रम में जो भी चीज जुड़ती है उसका प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो गलनांक कम व प्रतिरोध भी कम, प्रतिरोध भी कम होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्यूज तार की विशेषता होती है कि इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने प्रतिरोध कम तो करवा दिया, लेकिन इसका प्रतिरोध है वो संयोजन तारों से ज्यादा होता है। जो संयोजन तार हैं, संयोजन तारों से इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि विशेषता क्या है तो आपको यह करना चाहिए कि इसका प्रतिरोध तो कम, गलनांक कम और प्रतिरोध कम। लेकिन थोड़ा और डिटेल आ जाता है कि इसका प्रतिरोध संयोजन तारों से कम होता है ज्यादा, तो आप ये बोलो संयोजन तारों से क्या होता है? ज्यादा होता है। दोबारा रिपीट करो इस लाइन को। आपसे पूछा जाए फ्यूज तार की विशेषता क्या है, क्या लिखना चाहिए? तो आप ये लिखोगे इसका गलनांक भी कम और इसका प्रतिरोध भी कम। गलनांक वाली बात सबके याद है क्योंकि जल्दी पिघल जाता है, ये तो कोई गलती नहीं करेगा। प्रतिरोध वाली बात देखो, फ्यूज तार किसका बना होता है? धातु का बना होता है। प्रत्येक धातु का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है।
थोड़ा और एडवांस जाते हो तो इसका प्रतिरोध संयोजक तारों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर बाद में ये फ्यूज तार किसका बना होता है, तो पहले एक नाम आता था रोज मेटल, आजकल नहीं आता है, ये शब्द किताबों में लिखा हुआ नहीं आता है। तो फिर भी आप सीखोगे फ्यूज तार किसका बना होता है, रोज मेटल का बना होता है। फिर बाद में आप ये सीख सकते हो कि अगर ये नहीं है तो यह आ जाएगा, यह किसका बना होता है, पीबी और एसएन का बना होता है। आप ये बोलोगे कि लेड व टिन मिश्र धातु का बना होता है, लेड व टिन मिश्र धातु का बना होता है। दोबारा रिपीट करूं, फ्यूज किसका बना होता है, रोज मेटल का। अगर ये नहीं आएगा तो फ्यूज किसका बनाओगे, लेड और टिन मिश्र धातु का बना होता है। फिर बाद में घरों के अंदर जो तार होते हैं वो 3 तार होते हैं। कितने तार बताए, 3 तार बताए मैंने। 3 तार में एक तो होता है लाल, एक आपका होता है हरा और एक आपका होता है काला। लाल, हरा और काला। लाल खतरे का निशान है तो इसमें तो होगा करंट, इसमें तो क्या होगा, करंट होगा। हरा, हरा क्या है, हरा सेफ्टी का प्रतीक है, तो ये सेफ्टी के लिए ये तार होता है ग्राउंडेड, यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। फिर बाद में काले वाला उदासीन तार कहलाता है, ये करंट यूं जाएगा फिर यूं आएगा, तो ये क्या कहलाता है, उदासीन तार कहलाता है। तो देखो फ्यूज तार को इस तार में जोड़ना चाहिए, लाल वाले में। तो देखो फ्यूज को विद्युत वाले तार में जोड़ना चाहिए, विद्युत वाले तार में जोड़ना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद एक छोटी सी बात अगर आप करो तो ये कर सकते हो कि जैसे अपने घरों के अंदर अलग अलग टाइप के प्लग होते हैं, कुछ हल्के प्लग होते हैं, कुछ भारी प्लग होते हैं। आप भारी प्लगों में क्या लगा सकते हो, भारी जैसे प्रेस लगाने के लिए बड़ा सा प्लग आता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आप कहीं पे मोटर चला रहे हो, कोई मोटर, तो फ्यूज तार अलग टाइप का होगा। घरों के लिए फ्यूज तार क्या होगा, अलग टाइप का होगा। तो फ्यूज तार का एक अनुमतांक होता है, यानी वो कितनी करंट को सहन कर पाएगा। तो इसके लिए जैसे 5 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है, ये बात आती है अपनी। तो एक क्वेश्चन अगर आप कर सको, ये जो आप बात करूंगा 1 मिनट जो बात करूंगा ये केवल टेक्निकल और रीट वालों के लिए है। आपको फ्यूज तार के बारे में बता दिया, फ्यूज तार के बारे में बता दिया कि इसका अनुपातांक 5 एम्पियर है। इसका अर्थ यह है कि ये फ्यूज तार 5 एम्पियर के करंट को सहन कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। ठीक है, याद हो गया सबके। इसके बाद आपको ये दे दिया कि जैसे इस फ्यूज तार कुछ एक चीज़ और दे देगा वो, जैसे आर दे देगा, ये 50 ओम है, मैंने ज़्यादा ही कर लिया। तो इसमें फिर क्या पूछ सकता है, आई दे दिया और आर आपको दे दिया, वी आप आराम से निकाल सकते हो। या आर नहीं देता है तो आपको ये दे देगा, जैसे घरों की बात करो तो वी का मान आपका घरों के लिए क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। फिर वो आपसे ये पूछेगा इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो अपन जानते हैं आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। और वी के लिए अपने यहाँ पर 220 है और आई का मान कितना है, 5 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 44 आ गया क्या, 44 ओम आ गया। क्या बात क्लियर होगी सबके। यहाँ पर पकड़ करने वाली बात केवल और केवल ये है कि आपको फ्यूज तार का अनुमतांक दे दिया कि फ्यूज तार का अनुमतांक 5 एम्पियर है। इसका मतलब है कि ये 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट सहन कर सकता है, इससे कम करंट होगा तब चलेगा। अगर 5 एम्पियर, जैसे मान लो फ्यूज तार के इस परिपथ का में ये फ्यूज तार जोड़ रखा है, ये करंट आई है और ये फ्यूज तार का अनुमतांक 5 एम्पियर है। जैसे ही 5 एम्पियर या 5 से ज़्यादा एम्पियर हो जाएगा तो ये फ्यूज तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक बात ना। और पिघल जाएगा तो कहने का मतलब है कि इसमें लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो या तो आप क्या करो, लोड को कम करो, या फिर आपको क्या करो, ये फ्यूज तार को चेंज करो। अगर सेम ऐसे ही जैसे मान लो अनुमतांक आपको दे दिया 15 एम्पियर, इसका मतलब ये फ्यूज तार 15 एम्पियर सहन कर सकता है। ये कितना करेगा, 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछा जाए, फ्यूज तार धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखो फ्यूज तार सीधा सा एक है, फ्यूज तार है, धारा प्रवाहित की, पिघल गया,
पिघलेगा कैसे? गर्म होके। गर्म होना यानी उष्मा। तो आप ये बोलोगे फ्यूज तार है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। याद हो गया सबके? उम्मीद करता हूँ ये 2-3 टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। हम इसमें कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।